हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 13 जून 2020 की ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। आई वॉन्ट बी एबल टू डिस्कस कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस, बट जितना भी हो पाएगा वो हम देखते हैं। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, आप अभी रिविज़न कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो फिर आप इसको ज़रूर देखो, ठीक है। मैं शॉर्टली मतलब बता देती हूँ ब्रीफली क्या क्या आज न्यूज़ थी। और मच इन रिनेम में जो है तमिलनाडु में, अभी आपको पता है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1018 के करीब जो सिटीज़ हैं एंड टाउन्स हैं तो उनको नेम चेंज किया, मतलब नेम स्पेलिंग, इंग्लिश की जो स्पेलिंग है वो चेंज किया है, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखेंगे वो क्यों किया है। और स्टूडेंट प्लस पॉलिटिक्स जो NIRF की जो यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है उससे रिलेटेड है। वेलकम वेवियर तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे ये है, ठीक है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एंड मेजरिंग द एपिडेमिक, तो एपिडेमिक से कैसे लड़ा जा सकता है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड है। अभी जो मेन हेडलाइंस है उसमें GST काउंसिल के बारे में ये न्यूज़ में है। GST काउंसिल हेल्प्स इंटरेस्ट रेट टू 9% ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न्स फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे GST काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन। तो GST काउंसिल जो है, GST काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 279A, ठीक है। तो GST काउंसिल का हमारे संविधान में क्योंकि उल्लेख किया गया है तो ये क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कौन से आर्टिकल में, 279A, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है 279A। और ये क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है किसको, यूनियन को और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को किस चीज़ से रिकमेंडेशन देती है, जो भी इश्यूज़ हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये करती है, मतलब एक तरह से पूरे नेशन वाइड ये क्या करती है, जो भी एक यूनिफॉर्मिटी लाती है, यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट, है ना। तो ये है। और बाकी के भी सारे जितने भी मतलब जो ड्यू डेट से लेके या फिर डेडलाइंस होती हैं, टैक्स रेट और जो टैक्स एक्सपेंडिचर होता है, टैक्स लॉज होते हैं, तो उन सब की भी ये रिकमेंडेशन, तो की डिसीजन मेकिंग इसे बॉडी कह सकते हैं। और बाकी मतलब 279A आर्टिकल याद रखना है। दूसरा इसमें जो इसको चेयर करते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। एंड इसके जो अदर मेंबर्स होते हैं, यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। एक और जो अमेंडमेंट बिल है इसमें वो याद रखना है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2016 में ये पास हुआ था, ठीक है। 2016 में 102nd पार्लियामेंट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन द कंट्री। नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। दिल्ली LG कॉन्स्टिट्यूट एक्सपर्ट कमेटी टू एडवाइज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑन कोरोना मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब जो मैंने बताया था पहले भी, जैसे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अगर मतलब पूरे नेशन वाइड अगर देखें तो कैसे मैनेज किया जाता है, तो उसके लिए 3 टियर सिस्टम है हमारी कंट्री में। एक NDMA हो गया, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको PM हेड करते हैं नेशनल लेवल पे। सेकंड में होता है SDMA, ठीक है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको CM हेड करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको DM डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हेड करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यूटीज़ में आता है ना, तो यहाँ पे LG हेड करते हैं किसको, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिल्ली में LG करते हैं, ठीक है। और बाकी अभी आपको पता होगा कि दिल्ली के LG और जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पैट चल रहा था, तो जिसमें दिल्ली के LG ने मतलब 2 जो उनके ऑर्डर थे उसको ओवरटर्न कर दिया था, है ना। तो उसके बाद मतलब वही था। और अभी फिर ये जो कोरोना मैनेजमेंट है इसके लिए जो कमेटी बनी है, तो वो कोविड-19 के स्प्रेड के जो भी मतलब उससे प्रिवेंशन से बचने के लिए जो चैलेंजेस हैं उस पर अपने क्या क्या ओपिनियन है वो सब देखेंगे। जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको रैम्प अप किया जाएगा, है ना। इसके अलावा बाकी के जितने भी मतलब जो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के जो एग्जांपल्स है ग्लोबली और नेशन वाइड, तो वो भी यहाँ पे देखे जाएंगे, ठीक है, इसको टैकल करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 कैंडिडेट्स फ्रॉम कर्नाटका, 1 फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश सिलेक्टेड अनअपोज टू राज्यसभा। आत्मनिर्भर भारत विल प्रॉस्पर ऑन बेसिस ऑफ ग्लोबली कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, कॉमर्स मिनिस्टर। और बाकी वेटरन उर्दू पोएट गुलजार देहलवी पासेज अवे एट 93, ठीक है। तो इनकी जो कोरोना जो रिपोर्ट थी वो भी नेगेटिव आई थी 7 जून को, लेकिन बाद में इनकी मतलब हालत थोड़ा ख़राब हुई और इनकी डेथ हो गई। तो ये क्या थे,
1926 में बॉर्न थे एंड ही वाज आल्सो द एडिटर ऑफ साइंस की दुनिया, ठीक है। साइंस की दुनिया एक मैगजीन है एंड इट वाज द फर्स्ट उर्दू साइंस मैगजीन, ठीक है। फर्स्ट उर्दू साइंस मैगजीन थी, पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975, 1975 में पब्लिश की गई थी। तो फर्स्ट उर्दू की जो साइंस मैगजीन है साइंस की दुनिया, वो इनके द्वारा ही यही एडिटर थे उसके, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये भी ये एक न्यूज़ थी कि फॉरेस्ट रिजर्व जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में मैंने एक अलग से मतलब उसमें बताया था न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में जब आया था कि क्या होता है एग्जैक्टली, है ना। तो असेट्स होता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ द आईएमएफ एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स, कैपिटल इनफ्लोज टू द कैपिटल मार्केट्स। तो ये सब होता है, ठीक है। बाकी जो है एक्यूमुलेटेड बाय इंडिया एंड कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको एसडीआर की जो स्पेशल जो करेंसी थी, एसडीआर बास्केट में जो स्पेशल करेंसी होती है वो भी बताया था। अगर आपको मन करे तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कहाँ की क्या है। जैसे चाइना की है रेनबी और बाकी के जो हैं वो आप बता सकते हैं। क्यों बढ़ रहा है, तो जो बताया था एफडीआई जो बढ़ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैड एक्वायर्ड स्टेक्स इन सेवरल इंडियन कंपनीज, है ना। अभी लास्ट 2 मंथ्स में उन्होंने किए हैं, इस वजह से ये बढ़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को मतलब फटकार लगाई है कि ये काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक है, डिप्लोरेबल है कि आप मतलब जो भी है केयर स्टेट को मतलब ये ड्यूटी बाउंड केयर प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को। क्योंकि कहीं पे क्या है कि जो पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट वाला वार्ड है वहीं पे कोरोना पेशेंट की डेड बॉडी भी पड़ी हुई है ना। और साथ में जो लॉबी है या फिर वेटिंग एरिया है वहाँ पर भी डेड बॉडीज़ देखने को मिली थी। एंड द पेशेंट्स वर नॉट सप्लाइड विद एनी ऑक्सीजन सपोर्ट और एनी अदर सपोर्ट, कोई सपोर्ट ही नहीं है। दूसरा, पेशेंट्स आर क्राइंग, रो रहे हैं पेशेंट एंड देयर इज़ नो वन टू अटेंड देम, है ना। तो ये सारी सिचुएशन पे बोला गया है कि आप मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखें डाटा वगैरह, और डेड बॉडीज़ का मतलब जो क्रिमेशन वगैरह होता है उसको प्रॉपरली किया जाए। और इंडिया में जो है केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ट्रैकिंग इंडियाज़ कोविड कर्व ये देख सकते हैं। महाराष्ट्र में अभी 1 लाख तक केसेस होने वाले हैं। देन गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल और नेशन वाइड पूरी तरह से 77 लाख केसेस अभी हो गए हैं एट प्रेजेंट, जिसमें से 4,27,000 लोगों की जान जा चुकी है। 39 लाख लोग रिकवर भी हुए हैं। टॉप कंट्रीज़ में कौन आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूएसए के जो केसेस हैं सबसे ज़्यादा यूएसए में है, ठीक है। डेथ भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है, केसेस भी। सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है, थर्ड नंबर पे रशिया है और अब इंडिया जो है 4th नंबर पे आ गया है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। कहाँ पे हम मतलब कभी 20-25वें उस पे नंबर पे थे, है ना, और इतनी तेज़ी से हम यहाँ पे 4th नंबर पे आ गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार सिचुएशन हो रही है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब एक दिन में अब 11-11 हज़ार केसेस आने लगे हैं ना। नेपाल बॉर्डर गार्ड्स ओपन फायर एट बिहार क्रॉसिंग इंडियन किल्ड। तो ये जो मैं मतलब न्यूज़ है ना, ये मैं अलग से नेपाल और इंडिया के रिलेशन पे बनाना चाहती थी वीडियो, क्योंकि कल का जो एडिटोरियल था वो काफ़ी अच्छा था और मैं उसको वीडियो बंद हो गई थी बीच में ही, तो उसको डिस्कस नहीं कर पाई थी। बट जब भी मौका मिलेगा तो आई विल बी मेकिंग अ न्यू वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेपाल और कहाँ पे मतलब ये घटना हुई। तो देखो, जो ये वाला रीजन है बिहार का, सीतामढ़ी और सोनबरसा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ लोग जो है यहाँ जनकपुर और मालगवा, ये नेपाल के मतलब रीजन है, तो यहाँ पे इनकी एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, खेती वेती करने जाते हैं। अब लॉकडाउन जैसे हुआ था कोविड-19 की वजह से, तो ये जो बॉर्डर थे, वैसे तो ओपन बॉर्डर रहता है नेपाल और इंडिया का हमेशा, लेकिन ये क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है, ताकि यहाँ से जो है लोग ना जा सके। तो अभी जो थे लोग यहाँ पे गए कुछ, क्योंकि यहाँ पे इनके रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ की जो नेपालियन पुलिस है, तो उन्होंने इनको मना कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि मतलब जो थोड़ा बहुत लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो उसमें अल्टरकेशन में क्या हुआ कि एक इंडियन नेशनल की मौत हो गई और साथ में जो 2-3 जो थे लोग वो इंजर्ड भी हुए, ठीक है। अब जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर ऑफ नेपाल और जो इंडिया की साइड से जो सशस्त्र सीमा बल है, उन्होंने इसे बोला है लोकल इंसिडेंट, ठीक है। कि ये एक बिल्कुल मतलब जैसे होती है ना आम बोलचाल में कि दो लोग के बीच में ऐसे ही थोड़ा बातों बातों में झगड़ा हो गया और फिर क्या हो गया, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, फिर एक की मौत हो गई। तो बस वही बताया कि इसका कोई भी जो अभी दिल्ली और काठमांडू के बीच में जो टेरिटोरियल क्लेम्स चल रहे हैं ओवर कालापानी, लिपुलेख एंड लिप्याधुरा इन उत्तराखंड, तो उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बोली हुई है इस पर। लेकिन इंडियन नेशनल की मौत हुई है तो काफ़ी बड़ी बात है। इंडिया को मतलब इतने हल्के में इसको नहीं लेना चाहिए। और साथ में मतलब नेपाल का जो इशू है वो तो आपको यही पता होना चाहिए कि वो काफ़ी टाइम से मतलब अभी जो आज उन्होंने टेबल्ड भी किया होगा, जो अपना न्यू पॉलिटिकल मैप वो रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें इंडिया की वो कितने 400 स्क्वायर किलोमीटर की जो टेरिटरी है, यही वाली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, तो वो उसमें अपने मैप में मेंशन करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो था यहाँ पे
पेंगोंग सो स्टिल अ कंसर्न, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम चाइना सो फार। तो ये मैंने बताया था कि जो मतलब मेनली 5 रीजन थे ना, एक चूसुल वाला था, दूसरा पेंगोंग सो वाला था जो फिंगर्स इन द लेक वाला जो रीजन है ना, और बाकी के जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो थे 14, 15 एंड 17, तो यहाँ पे तो बातचीत हो गई है, ये सेटल्ड हो गए हैं ऑलरेडी। बाकी के जो ये पेंगोंग सो लेक वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे अभी चाइना की तरफ से भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है और यहाँ पे डिस्प्यूट जो है सेटल नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ है। बाकी मेन आपको वही पता होना चाहिए जो है 3 सेक्टर है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेस्टर्न सेक्टर और ये मिडिल सेक्टर और ये आपका ईस्टर्न सेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट है वो वेस्टर्न सेक्टर में चल रहा है, वेस्टर्न सेक्टर के ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है। यहाँ पे जो अक्साई चीन वाला पार्ट है और गलवान वैली है, हॉट स्प्रिंग और ये सब जो है पेंगोंग सो जो लेक है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है। नाकुला पास से जो नॉर्दर्न सिक्किम में है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इंडिया क्या क्लेम करता है कि हम फिंगर 8 तक मतलब वो करते हैं, इंडिया की जो LAC है वो को टर्मिनस है फिंगर 8 तक, लेकिन चाइना का ये कहना है कि आपका फिंगर 2 तक ही है और अभी हम जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं एट प्रेजेंट फिंगर 4 तक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें। एंड अभी हमने जो सैटेलाइट इमेजरी है तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब देखा था कि उनकी सब्सटेंशियल प्रेजेंस है बिटवीन फिंगर 4 एंड फिंगर 8, ठीक है। तो वहाँ से ना वेस्ट से अगर आप ईस्ट की ओर जाएं तो इस तरह से वो फिंगर्स बनी हुई है माउंटेन, तो इसी को बोला गया जो फिंगर 4 और फिंगर 8 है यहाँ पे। तो यहाँ पे चाइनीज़ की काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल प्रेजेंस देखी गई है, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि जैसे पहले थी सिचुएशन जब नाकुला पास में जो स्पैट हुआ था, उससे पहले जो सिचुएशन थी मतलब दोनों ही आर्मीज़ वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही थी, तो अभी भी हम वैसे ही चाहते हैं। इंडिया वांट्स रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को दैट द चाइनीज़ वेकेट द ग्रे एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। Patrolling has to be till finger 8 and for the Chinese troops the objective is to reach finger 4. Chinese troops have blocked all access to area beyond finger 4, effectively taking control of approximately 60 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और चूसुल मोल्डो के बीच में जो बॉर्डर पॉइंट है यहाँ पे जो था दोनों कमांडर्स के बीच में मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो हॉट स्प्रिंग और जो गलवान रीजन है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सेटल्ड हो गया है, बाकी इस पर अभी बात होना बाकी है। ये वही जो 2 न्यूज़ में स्टार्टिंग में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि मेंबर्स कौन रहेंगे उसके, LG वाले जो कमेटी है कोरोना मैनेजमेंट पे, मेंबर्स बाइजल एडवाइजरी कमेटी, मतलब जो अनिल बैजल है, ठीक है, उनके क्या होंगे, DG ICMR प्रोफेसर बलराम भार्गव और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और NDMA के जो अथॉरिटी के जो मेंबर है कृष्णा वत्सा, कमल किशोर, ये सब होंगे, ठीक है। और बाकी यही सब है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो ज़रूरत नहीं है इतना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अवार्ड कंसीडर्ड नोबल इन एग्रीकल्चर फीड, ठीक है। एग्रीकल्चरल फीड में जो दिया गया सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल, ठीक है, तो इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 का मिला हुआ है, ठीक है। रतन लाल अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन जो प्रेसिडेंट है बारबरा स्टिनसन, उन्होंने ऑनलाइन सेरेमनी हुई थी 11 जून को, तो तब यहाँ पे ये दिया गया इनको, ठीक है। एंड इससे पहले भी जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश जो थे इनको दिया गया था प्लांट ब्रीडर एंड पायनर इन राइस जेनेटिक्स, ठीक है। तो इसके लिए दिया गया था। तो ये रतन लाल जी का नाम याद रखना, 76 इनकी एज है एंड हैज़ बिन डिक्लेयर द विनर ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020, रतन लाल। ओके, नेक्स्ट है मेजरिंग द एपिडेमिक। तो देयर इज़ नो एग्जिट, इसमें मतलब सारा यही कुछ बताया गया कि डिसेंट्रलाइज्ड ज़्यादा होना चाहिए जितने भी चीज़ें हो रही हैं कोरोना को टैकल करने के लिए, क्योंकि अभी पता है आपको 4 हफ्ते पहले ही मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकारों को जो था फ्रीडम दी गई कि वो अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं एपिडेमिक को, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा तो अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की होती है, तो स्टेट को मतलब अथॉरिटी दे देनी चाहिए थी पहले ही, यही सब चीज़ का है। फिर दूसरा चीज़ ये बोला है ICMR का जो सेरो सर्वे हुआ था, तो सेरो सर्वे कल भी मैंने बताया था कि सेरोलॉजिकल सैंपल सर्वे होता है मिड मई का, मतलब
कंडक्ट किया गया था स्पेशली। मतलब ये इसमें क्या होता है, सेरोलॉजिकल सर्वे में जो भी जनरल पॉपुलेशन होती है उनके जो ब्लड सैंपल्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेस्टेड होते हैं, किसके लिए टेस्ट किए जाते हैं, ग्लोबिन के लिए, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव अगर आता है तो दैट मीन्स ही और शी वॉज इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस, ठीक है। तो उससे इसकी मतलब पुष्टि होती है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड था। अब इसमें आईसीएमआर की रिपोर्ट में क्या बताया गया था, बेयरली 1% ऑफ नॉन मेट्रोपॉलिटन इंडिया वाज इन्फेक्टेड, ठीक है। कि मतलब जो भी है इसका जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है कोरोना वायरस का वो अर्बन एरियाज़ में हो रहा है, वो भी अर्बन स्लम्स में सबसे ज़्यादा। अर्बन स्लम्स आर हाईली वल्नरेबल, ठीक है, टू कोरोना वायरस इंस्टेड ऑफ, मतलब जो कंपैरिजन करें अगर रूरल एरियाज़ में तो ये सबसे ज़्यादा है। तो अब यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि अगर मतलब डिवाइस कॉल्ड कंटेंट, मतलब इतना ज़्यादा हमारा स्ट्रिंजेंट जो लॉकडाउन था, ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र के उसमें हमने यूज़ किया, उसके बाद कंटेनमेंट जोन और ये सब हमने मतलब दिमाग किया है ना। फिर हमने जो था बाउंड्री टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग एंड क्वारंटीन वगैरह ये सब चीज़ें भी हमने प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट थे वो भी थोड़ा अनहैप्पी थे क्योंकि रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स हो रहा था, और वो क्या कर सकता था, जो हमने जो सरकार ने जो कलर थे ना, रेड, ऑरेंज और ये ग्रीन, तो ये क्या थे, माइग्रेंट्स क्राइसिस के बाद से जो ग्रीन थे वो ऑरेंज हो गए, जो ऑरेंज थे वो रेड हो गए ना। तो ये सारे इसकी वजह से ज़्यादा मतलब स्थिति सही नहीं थी। तो यही सब चीज़ें बोली गई कि जो सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डिटरमिनेंट्स होते हैं तो उनको क्लासिफिकेशन करते टाइम इंक्लूड करना चाहिए किसी भी चीज़ में, है ना। क्योंकि देखो कहीं पे भी जैसे अभी लोग जैसे आ रहे हैं माइग्रेंट्स, तो जो गरीब लोग हैं, है ना, मतलब जो जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो जनरली उनको क्या, जो स्कूल कॉलेजेस है तो वहाँ पे ऐसे बेड लगे हुए हैं नीचे ही और वो सो रहे हैं वहाँ पे, दे आर यूजिंग द सेम वॉशरूम, एवरीबडी इज़ यूजिंग द सेम। तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोना वायरस का जो आइसोलेशन में, क्वारंटीन में जिसको नहीं भी है उसको भी हो जा रहा है ना, तो डेंस क्लस्टर में है। एंड ये सारी चीज़ें ऐसे होनी नहीं चाहिए, यही चीज़ इसमें बोला जा रहा है। SRF जो है रेफरल फॉर्म है जो डिज़ाइन किया गया ICMR के द्वारा कोरोना टेस्ट के लिए, PCR कोरोना टेस्ट के लिए। तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हिस्ट्री है या नहीं, एक्यूट सिम्टम्स एंड पेशेंट फ्रॉम इनसाइड कंटेनमेंट जोन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी एक ऐड की गई है, न्यूली एडेड, फ्रंट लाइन वर्कर एंड माइग्रेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि माइग्रेंट को भी इसमें ऐड किया गया है। और बाकी के जो नेशनल NMIS है, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये भी एक बेहतरीन एक कदम इसमें बताया गया है, ठीक है। और तो यही सब सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। वी मस्ट लर्न टू लिव विद द वायरस बट वी मस्ट ऑल्सो फाइंड जॉय, है ना। और जितने भी मतलब जो सिविल सोसाइटीज़ हैं और जो भी मतलब रीजनल इंस्टीट्यूशन है, साइंटिफिक स्टडीज़ है, तो उनके साथ कोऑपरेशन करके हमें एक अच्छा मतलब जो मैट्रिक्स है वो तैयार करना चाहिए, डाटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस, अगर सही डायरेक्शन में अगर जाना है तो इस वजह से इनका कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। और कई लोग जो है मास्क भी डर के मारे मतलब वो पहन रहे हैं, जब पुलिस वाले उनको देख रहे हैं तो तब वो पहन रहे हैं, पता नहीं वो क्या ही सोच रहे हैं ना। तो इसके लिए मतलब कैमरा के द्वारा सर्विलेंस वगैरह किया जा सकता है, सुटेबल लोकेशंस, काउंटिंग पीपल विद मास, है ना। और सोशल डिस्टेंसिंग के जो मेजर हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, तो वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे बस है, बस चल रही है तो उसमें कितने लोग बैठे हैं कितने नहीं, तो वो सब भी हम देख सकते हैं ना। अब जो ये वेलकम वेवियर है तो इसमें मतलब वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर पास किया, जो AGR इशू ब्रिंग्स रिलीफ टू जो नॉन टेलीकॉम्स हैं, यानी कि जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे गेल, ऑयल इंडिया, पावर ग्रिड, है ना। तो इनको तो मतलब काफ़ी राहत मिली है इससे, लेकिन जो अभी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके लिए अनसर्टिनिटी जो है बरकरार है। क्यों बरकरार है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वाइल द कोर्ट हैड प्रीवियसली साइडेड विद द गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ व्हाट constitute AGR, telcos were of the opinion that only revenue from the telecom services should be included in the assessment of AGR and not revenues from non-telecom activities like interest, इनकम एंड रेंट। द गवर्नमेंट कंटिन्यू, मतलब अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो AGR वैसे है क्या, AGR एक तरह का टैक्स होता है जो मतलब जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनको देना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन को देना होता है। तो अब ये ही इन पे ड्यू है काफ़ी ज़्यादा, और इतना ज़्यादा है कि अगर ये मतलब इसको चुकाती हैं उसके बाद ये पूरी जो कंपनी है, भारतीय एयरटेल और ये सब जो है बंद होने के कगार पे आ जाएंगी, है ना। तो यही चीज़ है। अब इसमें मेन होता क्या है
कंपनियों को लाइसेंस शुल्क, ठीक है, लाइसेंस शुल्क और जो स्पेक्ट्रम होता है तो उसका यूजेज होता है, ठीक है। समायोजित सकल राजस्व इसको हिंदी में बोलते हैं, एजीआर को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो दो चीज़ें होती है इसमें, एक क्या होता है स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस, ठीक है, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस जो 3.5% होते हैं कि आपको मतलब अगर यूज़ कर रहे हो तो इतना आपको सरकार को देना होगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप मतलब कोई भी अगर जो टेलीकॉम कंपनी है वो आप ऑपरेट करना चाहते हो पूरे इंडिया में, तो उसके लिए सरकार आपको लाइसेंस देगी, तो उसकी लाइसेंसिंग फ़ीस होती है, वो कितनी होती है 8%, ठीक है। दैट मीन्स आपको ये सब करने के लिए सरकार को इस देनी ही पड़ेगी फ़ीस। नेक्स्ट यही था मच इन रीनेम, तो जो जैसे जो कोयम्बटूर जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है तमिलनाडु की, तो उसका नाम कोयम्बटूर कर दिया है। जो भी तमिल रूट्स है मेनली है ना, उनको मतलब रिवाइव करने के लिए कि ताकि वो बरकरार रहें। और जो मेजर रेलवे टर्मिनस था इन चेन्नई एगमूर हैज़ बीन इन्वेस्टेड विद सम हिस्ट्री एंड रीनेम्ड एज इडूमूर टू रिकॉल द फैक्ट दैट इट वाज द 7th विलेज ब्रॉट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब जैसे जो वेल्लोर जिसे कहते थे, अब उसका नाम क्या है विल्लूर एंड टूटीकुरिन, है ना। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। मतलब ब्रिटिशर्स को क्या था प्रॉब्लम होती थी ये सब प्रोनाउंस करने में, तो उन्होंने ये सब अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग सब चेंज किए थे। और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ये हो रहा है, पहले भी बहुत सारे चेंज हो सके हैं नेम। जैसे पहले मद्रास जो था पूरे तमिलनाडु रीजन मतलब को बोल दिया जाता था, लेकिन अभी क्या बोला जाता है चेन्नई, है ना। तो ये सब है। द पाथ नॉट टेकन, ये पूरा कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस ही हो रहा है एक तरह से, क्योंकि शॉर्ट तो हो ही नहीं पाता है ना। तो ये मतलब इसमें यही बोला गया कि काश मतलब अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता है ना। वही है कि हिस्ट्री में जो गलतियाँ हुई हैं उसको हम मतलब आगे सुधार तो नहीं सकते अभी अपने प्रेजेंट में, लेकिन ये कि आगे फ्यूचर में वो गलतियाँ रिपीट ना हो वो कर सकते हैं, और क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो वही सारी चीज़ें इसमें कही गई है। एक तो मतलब सरकार ने पहले गलती ये की कि नेशन वाइड लॉकडाउन जो था वो डिसीजन इम्पोज कर दिया, और दैट टू विदाउट नोटिस और प्रिपरेशन, कोई भी नोटिस नहीं दिया, जो जहाँ था वो वहीं रह गया। और बहुत सारे लोगों के मतलब जो बच्चे हैं वो दूर ही रह गए, और वहाँ पे अभी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गए। माइग्रेंट्स क्राइसिस जो था वो सब इसी की वजह से हुआ। सरकार ने कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट से कोई राय नहीं ली, है ना। तो ये सारी चीज़ें बोली गई है। बाकी जो सरकार ने जो इन्फोर्स किया है रेडिकल फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो क्योंकि देखो हाइजीन और मतलब हमारे इंडिया में मोस्टली जो मेजॉरिटी है दैट लिव्स इन क्राउडेड टेंटमेंट्स विदाउट वाटर और सैनिटेशन, है ना उनके पास पानी होता है, ना कुछ भोजन होता है, ना उन सैनिटेशन का वो ख्याल रखते हैं, क्योंकि इतने भीड़ भड़ाक वाले एरिया में तो रहते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें बोली गई है कि ये मतलब कुछ प्रिविलेज्ड क्लास के लिए ही है जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है। पीपल विद सिक्योर लाइवलीहुड, लार्जर हाउसेज एंड रनिंग वाटर एंड अनलेस कैटास्ट्रॉफ सफरिंग ऑन द पुअर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोली गई हैं। और दूसरी चीज़ ये बोली गई अगर माइग्रेंट्स हैं तो माइग्रेंट्स को भी मतलब अदर सिटीजन शुड हैव एटलीस्ट अ वीक, तो उनको मतलब एक वीक देना चाहिए था टू रिटर्न देयर होम्स बिफोर इवन अ लिमिटेड लॉकडाउन। बाकी के जैसे साउथ कोरिया का जो एग्जांपल था कि उन्होंने टेस्टिंग एक्सटेंसिव टेस्टिंग पे फोकस किया था, पब्लिक एजुकेशन और लिमिटेड कंटेनमेंट, तो वो हमें फोकस करना चाहिए था, है ना। बाकी के जो अगर प्रिजनर की अगर बात करें तो प्रिजनर के लिए यही बोला गया है कि जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं मतलब जिन्होंने कुछ ग्रेवेस चार्जेस उन पे नहीं लगे हैं, जो पिटी ऑफेंसेस के लिए मतलब जेलों में है, तो उनको छोड़ देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। और 65 से ज़्यादा के जो मतलब ओल्डर पीपल हैं प्रिजनर्स हैं तो उनको भी अभी छोड़ देना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें बोली हैं। बाकी के जो इक्विपमेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए वो पब्लिक यूज़ में लिए जाने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंसेंटिवाइज पब्लिक एंड प्राइवेट कॉरपोरेशन टू एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड प्रोडक्शन ऑफ पीपीईज, टेस्टिंग किट्स एंड वेंटिलेटर, है ना। तो इसमें यही जो भी स्टेडियम, यूनिवर्सिटी और होटल्स हैं उनको मतलब हॉस्पिटल और क्वारंटीन बेड्स में कन्वर्ट करना चाहिए। इट शुड गारंटी दैट एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ क्लास वुड बी इंटाइटल्ड टू द सेम क्वालिटी ऑफ क्वारंटीन फैसिलिटी। ऐसा नहीं कि गरीबों को नहीं ऐसा इधर उधर मिल रहा है और जो अमीर लोग हैं वो अच्छे से अफोर्ड कर रहे हैं ना सारी चीज़ें। ही डिफाइंड द मोमेंट, तो अजीत जोगी के बारे में है। तो ये क्या है, ही होल्ड्स द यूनिक रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द ओनली पर्सन टू हैव ऑक्यूपाइड बोथ द ऑफिसेस ऑफ सीएम एंड डीएम, ठीक है। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो तीन जो मेन पिलर होते हैं। तो इन्होंने जो था एज अ डीएम और सीएम भी बहुत अच्छा काम किया। 1968 में ये आईपीएस में इनका सिलेक्शन हुआ था एंड 2 years लेटर ही मेड इट टू द आईएएस एंड जॉइन द एमपी कैडर, ठीक है। तो 12 साल तक एज अ डीएम काम किया इन्होंने। काफ़ी विजनरी ये मैन थे अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के सीएम, ठीक है, जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ है। अवर स्ट्रैटेजी टू
ट्रेस, क्वारंटीन, टेस्ट, आइसोलेट एंड ट्रीट। ठीक है, तो टेस्ट की जगह पे इन्होंने क्या किया, पहले ट्रेसिंग की, फिर क्वारंटीन, देन फिर टेस्टिंग की, फिर आइसोलेट किया लोगों को, फिर ट्रीट किया। तो ये केरला की स्ट्रैटेजी थी। केरला काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और रेसिज्म को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।